हेलो फाइनल ईयर के बच्चों, आज हम आगे क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे कर भुगतान और रिफंड का जीएसटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, क्या माल सेवाओं के आयात पर टीसीएस संग्रहित किया जाना चाहिए? आंसर है इसका, ऐसी पूर्तियों पर टीसीएस संग्रहण का दायित्व नहीं होता है जहां विपरीत प्रभार के अधीन प्राप्तकर्ता कर भुगतान के लिए दायी है। जहां तक माल के आयात का प्रश्न है, उस पर करारोपण का दायित्व सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उदय होता है और यह टीसीएस के क्षेत्र से बाहर है। अतः आयतित माल सेवाओं पर टीसीएस संग्रहण का दायित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, चूंकि स्वर्ण पर 3% जीएसटी की दर लागू होती है और इसे टीसीएस पर भी लागू किया जाता है, इससे विक्रेता का मार्जिन समाप्त हो जाएगा। क्या स्वर्ण पर कोई छूट है? ये आपको इसका आंसर देना है। तो उसका आंसर आप लिखेंगे, ऐसी कोई छूट स्वर्ण की स्थिति में स्वीकृत नहीं है। स्वर्ण मतलब सोने की बिक्री में ऐसी कोई छूट स्वीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टीसीएस के भुगतान के लिए ऑपरेटर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के शेष द्वारा जमा कराना स्वीकृत है? तो आंसर लिखेंगे हम नहीं। ऑपरेटर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से टीसीएस का भुगतान स्वीकृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा सरकार के खाते में टीसीएस जमा किया जाना आवश्यक है? तो आंसर है इसका, ऑपरेटर द्वारा टीसीएस की संग्रहित राशि उपयुक्त सरकारी खाते में संग्रहण के माह से अगले माह की 10वीं तिथि तक जमा किया जाना आवश्यक है। मतलब 10 तारीख तक जमा करना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा, वास्तविक पूर्तिकर्ता द्वारा टीसीएस के क्रेडिट का दावा किस प्रकार किया जा सकता है? आंसर लिखिए, ऑपरेटर द्वारा सरकार के उपयुक्त खाते में जमा की गई टीसीएस की संग्रहित राशि ऑपरेटर द्वारा प्रारूप GSTR-8 में प्रस्तुत विवरण के आधार पर वास्तविक पंजीकृत पूर्तिकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में परिलक्षित होगी। ऐसी क्रेडिट का उपयोग वास्तविक पूर्तिकर्ता द्वारा कर दायित्व के निस्तारण के समय किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टीसीएस के संग्रहण नहीं करने पर ब्याज लागू होती है? तो आंसर है इसका, ब्याज उद्ग्रहण का दायित्व न केवल अशुद्ध विवरणों पर लागू है वरना वसूली की भूल पर भी होता है। प्रश्नगत मामले में 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उदय ग्रहणीय है क्योंकि यह भूल की स्थिति है। नेक्स्ट है, टेलीकॉम ऑपरेटर DTH ऑपरेटर द्वारा रिचार्ज की वसूली और वायुयान टिकट, रेल यात्रा टिकट बुकिंग की स्थिति में पूर्ति का स्थान क्या होता है? उत्तर है इसका, पूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड में उल्लिखित ग्राहक का पता पूर्ति का स्थान माना जाता है। रिफंड का क्या अर्थ है? रिफंड क्या है? इसका अर्थ है, पहला अर्थ है इसका, माल सेवाओं को शून्य दर पूर्तियां या ऐसी शून्य दर वाली माल सेवाओं की पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट्स या इनपुट सेवाएं। फिर है, माने गए निर्यात रूपी माल की पूर्ति। लास्ट है, किसी करावधि के पश्चात अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी यदि आउटपुट टैक्स की दर इनपुट टैक्स से कम है तो। नेक्स्ट है हमारा, क्या SEZ द्वारा आंतरिक पूर्तियों पर कर देय होता है? SEZ को पूरित माल पर चुकता कर की वापसी के लिए कौन समर्थ है? ये आंतरिक पूर्तियों पर देय नहीं होता है, तो हम लिखेंगे आंसर इसका नहीं। SEZ इकाइयों को पूरित माल सेवाओं पर जीएसटी उद्ग्रहणीय नहीं है। किसी सेज इकाई विकासकर्ता को पूर्ति के संबंध में रिफंड का आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा, माल के पूर्तिकर्ता द्वारा या सेवाओं के पूर्तिकर्ता द्वारा। तो ये इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, क्या कैश या क्रेडिट लेजर के शेष की वापसी का दावा किया जा सकता है? हाँ, कैश या क्रेडिट लेजर के शेष की वापसी का दावा नियमानुसार कर, ब्याज, अर्थदंड, फीस या अन्य किसी देय राशि के भुगतान पश्चात किया जा सकता है। एक बार रिफंड का दावा करने के बाद CGST, SGST या IGST के क्रेडिट की राशि उस सीमा तक कम कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ वापसी का दावा कर सकता है? कैन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्लेम रिफंड?
आंसर है हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिसूचित माल सेवाओं पर चुकता IGST, CGST और SGST के रिफंड का दावा किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, करावधि पश्चात अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का दावा क्या किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर लिखेंगे हम नहीं, केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही कर सकते हैं। जो पहला है, कोई निर्यातक व्यक्ति ऐसा दावा कर सकता है, और दूसरा है यदि जमा कर की राशि इस कारण से है कि इनपुट कर की दर आउटपुट कर की दर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रिफंड के दावे के साथ कोई प्रपत्र संलग्न किया जाता है? तो हाँ, रिफंड के आवेदन के साथ में पहला है, रिफंड की वापसी आवेदक को देय है के संबंध में कागजी लिखित साक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है, ऐसा लिखित कागजी साक्ष्य की आवेदक द्वारा कर भार किसी अन्य व्यक्ति पर पारित अग्रसर नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है, रिफंड का आवेदन करते समय अपेक्षित प्रपत्रों की प्रस्तुति संबंधी कोई विमुक्ति क्या किसी को उपलब्ध है? हाँ, यदि आंसर है इसका हाँ, यदि रिफंड की राशि 2 लाख से कम है तब कागजी लिखित साक्ष्यों की प्रस्तुति अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रिफंड के रूप में स्वीकृत राशि का प्रयोग कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय कर के समायोजन में किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, आवेदक को देय रिफंड राशि से आवेदक द्वारा देय कर, ब्याज, अर्थदंड व अन्य किसी राशि का समायोजन किया जा सकता है। किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्वीकृत रिफंड की राशि पर ब्याज प्राप्त होता है? उत्तर, रिफंड आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर रिफंड स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में रिफंड की राशि पर CGST एक्ट की धारा 56 के अधीन अधिकतम 9% वार्षिक की दर से ब्याज स्वीकृत किया जा सकता है। ये आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एपीलेट प्राधिकरण के आदेश के अधीन यदि रिफंड आधारित है तब क्या उस पर ब्याज प्राप्त है? हाँ, आंसर है इसका हाँ, रिफंड पर ब्याज की राशि 9% वार्षिक दर की गणना एपीलेट प्राधिकरण के आदेश के पश्चात आवेदन की तिथि से 60 दिन पश्चात से प्रारंभ करके वास्तविक रिफंड की तिथि तक का ब्याज गणना प्राप्त राशि पर की जाएगी। तो बच्चों, आज ये आपका हो गया कर भुगतान और रिफंड के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम एवं प्रतिलोमी प्रभार तंत्र। चैप्टर है आपका 12, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है और ये कहाँ कहाँ लागू होती है, इसका संगठित कर भुगतान का विकल्प क्या होता है, सेवाओं के लिए कंपोजिशन स्कीम क्या है, कंपोजिशन स्कीम की शर्तें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको कल बताएंगे। कल तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को खुश रहिए, मस्त रहिए, ठंडी कोरोना से सेफ्टी रखिए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।